नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। राजधानी भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति को लेकर तेज हुआ विरोध। एनएसयूआई से जुड़े छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय के गेट पर शुरू किया प्रदर्शन। विश्वविद्यालय में चल रही अनियमितताओं को लेकर एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय के गेट पर ताला जोड़ा। एनएसयूआई की मांग जब तक मांग पूरी नहीं होती जब छात्र बोल रहे जब छात्र बोल रहे जिंदाबाद 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 छात्रों के सम्मान में प्रदेश के तथाकथित मामा शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने प्रदेश के बच्चों को जानवर समझ के रखा है। एक तरीके से प्रयोगशाला बना दिया गया ये मध्य प्रदेश के छात्रों को। आप देख सकते हैं नई शिक्षा नीति, जो कि ना मामा खुद जानते हैं, ना मोहन यादव जानते हैं, ना ही यहाँ के कुलपति, ना ही ऑटोनॉमस कॉलेज के प्रिंसिपल, किसी को नई शिक्षा नीति के बारे में मालूम नहीं है। पर बिना जांचे परखे ये हम पर लागू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश है जिसके ऊपर नई शिक्षा नीति लागू हुई है। दूसरी ओर एनएसयूआई पिछले 1 वर्ष से मोहन यादव जी से समय मांग रही है कि हमें नई शिक्षा नीति में संशोधन करना है, परंतु मोहन यादव जी के पास फीते काटने के अलावा और कोई समय नहीं बचता। दिन भर वो शिलान्यास करते हैं। और अगर बात करता हूँ मैं यहाँ पर आज हम क्यों बैठे हैं कि बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में अगर छोटा सा छोटा कार्यक्रम हो, किसी ग्रंथालय का कार्यक्रम हो, किसी का फीता काटना हो, किसी की कैंटीन का फीता काटना हो, तो वो तुरंत आते हैं। परंतु आज हम मोहन यादव जी को यहाँ बुलाना चाहते हैं। हमने गेट पे ताला जड़ के रखा हुआ है। आप सभी के माध्यम से, आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हम यदि आज मोहन यादव या कुलपति या राज्यपाल आज हमारी बात यदि नहीं मानेंगे, पिछले 1 साल से छात्र भटक रहे हैं। आए दिन मीडिया के थ्रू या अखबारों के थ्रू हमें पता चल रहा है कि कोई ना कोई छात्र आत्महत्या कर रहा है। कैसे ना कैसे करके बहुत सारी छात्राएं हैं, प्रदेश की लाखों छात्राएं पढ़ने की कोशिश कर रही है, परंतु इस शिक्षा नीति के चक्कर में सारे छात्र आज प्रदेश से पलायन करके दूसरे राज्यों में जाने के लिए उतारू हो चुके हैं। कहीं ना कहीं ये शिवराज सिंह चौहान का और उनके मंत्रिमंडल का बहुत बड़ा लूप है। और हम चाहते हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम बैठे रहेंगे, और लगेगा तो हम भूख हड़ताल के लिए भी तैयार हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रतीक यादव, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय सह प्रभारी। आज हम एनईपी नई शिक्षा नीति के 14A 14B के कॉलम के विरोध में, उसमें संशोधन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन पर बरकतुल्ला विश्वविद्यालय पर बैठे हुए हैं। और आज हमारी मुख्य मांग है कि जो बच्चे सप्लीमेंट्री पा जाते हैं, जिनको दूसरा मौका मिलना चाहिए, उनको आगे की पढ़ाई नहीं करने दी जा रही है। उनको फर्स्ट ईयर में अगर बैक है तो दूसरी सप्लीमेंट्री के बिना ही उनको ईयर बैक दे दी जा रही है। इसमें विश्वविद्यालय की भी गलती है कि उन्होंने 2 सप्लीमेंट्री समय सारणी के अनुसार नहीं कराई। उसके अलावा हमारे यहाँ शिक्षक उपलब्ध नहीं है, हमारे यहाँ स्थायी शिक्षकों की बहुत कमी है। इसी के विरोध में आज धरना प्रदर्शन है। फिजिकल एजुकेशन के बच्चे जो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनको 5 सालों से खेलकूद सामग्री का वितरण नहीं किया गया है। ऐसी कई अनियमितताएं हमारे बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में चल रही है। और हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन से हम मांग करते हैं कि 14A 14B के कॉलम्स में संशोधन किया जाए, जिससे बच्चा अपना भविष्य बेहतर देख सके, पढ़ाई जारी रख सके। और इसी मांगों को लेकर हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि आज हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो यही धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। नमस्कार, मैं आशीष शर्मा, बरकतुल्ला प्रभारी। आज हम लोग यहाँ पे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके जो 14A 14B के विरोध में हम लोग यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं। हम लोग कई समय से लड़ते आ रहे हैं, इस आगे अलग अलग जगह प्रदर्शन कर रहे हैं।
पहले नूतन कॉलेज में करा, फिर MLB कॉलेज में करा। इसके बाद मोहन यादव जी के घर पे गए, बंगले पे पहुंचे, तो वहाँ से जैसे ही मोहन यादव जी को पता लगता है कि छात्र हमसे बात करने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रास्ता देके पीछे से निकल जाते हैं। और पुलिस प्रशासन भी उनका बहुत साथ देता है, तुरंत में कहीं ना कहीं से निकलवा देता है उनको। यहाँ भी बरकतुल्लाह आए थे, हमने सिर्फ 5 मिनट का समय मांगा था बात करने के लिए, तो भी वो 6 महीने से हम लोग समय मांग रहे हैं, बात करने के लिए तैयार नहीं है। और ये बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में कहीं ऐसी अनियमितता है, जैसे खेलकूद की सामग्री से रिलेटेड, और इसके बाद जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसमें AICTE के एक भी नियम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ बरकतुल्लाह के आप पूरी यूनिवर्सिटी में घूम लीजिए, आपको 7 से 8 प्रोफेसर मिल जाएंगे, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यहाँ पे शिक्षक ही नहीं है, यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी पर चल रहा है और वो भी पूरी पूर्णता नहीं है। इसके बाद अभी नेक की टीम आई थी, नेक की टीम भी इनको बोल के गई थी कि आप कोई भी नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसके बाद भी ये निरंतर बस बिल्डिंग चमकाने में लगे और कुछ नहीं। और बहुत से कॉलेज की ऐसी समस्या है कि जैसे कि उनको बस अप्रूवल दे दिया, ना बिल्डिंग है ना कुछ है। और सबसे मेन चीज़ जो NEP का जो 14A14B वाला, मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि इनको क्या दिक्कत है कि 14A14B में ये कर दिया है कि सेकेंड ईयर के साथ साथ आप फर्स्ट ईयर के ATKT के एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे, और उसमें क्यों संशोधन नहीं है। और जैसे कुछ बच्चे यदि फेल होते हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम में, तो उनके रिवोल्यूशन रिटोटलिंग का समाधान क्यों नहीं है, ऑप्शन ही नहीं दिया आपने। अभी हम लोगों ने 4 से 5 कॉपी निकलवाई RTI लगा के, उसमें 4 से 5 बच्चों के 0, 2 नंबर ऐसे आ रहे थे। लेकिन जब उन्होंने अपने प्रोफेसर और BSS के कुछ टीचरों से चेक करवाई, तो उनके आ रहे हैं 48, 50 इस तरीके के नंबर आ रहे हैं। यदि उनको यदि 0, 1, 2 नंबर देंगे तो वो कैसे देंगे। अभी तो उन्होंने RTI लगा के चल 1-2 लोग कॉपी निकलवा लेंगे, यदि RTI लगा के यदि कॉपी निकलवाएंगे तो उनको कोर्ट में चैलेंज करना पड़ेगा। तो रिवोल्यूशन रिटोटलिंग का प्रावधान क्यों नहीं है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। और आज ये प्रदर्शन करेंगे, यदि हमारी मांगे पूरी मानी नहीं गई तो आज निश्चितकालीन ये प्रदर्शन चलता रहेगा। उमरिया में बस दुर्घटना के बाद घायलों को देखने उमरिया जिला अस्पताल पहुंचे राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री चौहान। महामहिम राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला चिकित्सालय मरिया पहुंचकर आज उमरिया के घघरी नाका के पास हुई बस दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों के परिजनों एवं घायलों से मुलाकात कर उनसे चर्चा की, उनकी कुशल क्षेम पूछी। चिकित्सकों को निर्देश की घायलों का समुचित उपचार किया जाए तथा उन्हें बेहतर से बेहतर उपचार मुहैया कराया जाए। स्वागत का कार्यक्रम नहीं होगा। अभी गवर्नर साहब और मैं अस्पताल से आ रहे हैं। एक बस मोटरसाइकिल सामने आने के कारण पलट गई थी, तो उसके कारण जो मोटरसाइकिल में जो 2 साथी थे वो बस के नीचे आए थे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है और इसलिए कोई भी स्वागत का कार्यक्रम इस समय उचित नहीं है। लेकिन ये कार्यक्रम चूंकि 2,22,000 लोगों को रोजगार देने का है, यहाँ से रोजगार दिवस है, 2,22,000, और यहीं से आज MSME की सैकड़ों जो इकाइयां हैं उनके खाते में भी पैसा डाला जाना है। कई और हितग्राहियों को हमको लाभान्वित करना है। इसलिए गवर्नर साहब हम सब ने मिलकर तय किया कि जनता के जो काम हैं वो काम रुकने नहीं चाहिए, वो सारे काम हम यहाँ पूरा करेंगे। हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और हमने तय किया कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जो साथी नहीं रहे उनके परिवार को 10 लाख रुपए की राहत की राशि दी जाएगी। एक शासकीय सेवा में उनके परिवार का सदस्य पात्रता के अनुसार लिया जाएगा। घायल अभी ठीक है, हम लोग देख के आए हैं, उनके संपूर्ण उपचार की निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। जो गंभीर घायल है उनको 50,000 रुपया अलग से दिए जाएंगे। जो साधारण घायल है बैठे हैं उनसे बातचीत करके आए, उनको भी 10-10 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। संकट की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ अंतर आत्मा से खड़े हैं, उन परिवारों के साथ है और उनकी भलाई और कल्याण में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कोल जनजाति सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के उद्बोधन के मुख्य बिंदु कोल समाज को भगवान श्री राम के वनगमन के दौरान पर्णकुटी बनाने का गौरव प्राप्त है। मां सबरी के प्रेमवश झूठे किए बेर भगवान श्री राम ने खाए। इस समाज ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। भगवान बिरसा मुंडा के डर से अंग्रेज कांपते थे। उनके नेतृत्व में और भी अनेकों कोल योद्धाओं ने संघर्ष किया। वह हम सभी के यशस्वी पूर्वज है। उनकी जयंती को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। त्योंथर की कोलगढ़ी के जीर्णोद्धार के लिए 3.12 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि 9 जून को कोलगढ़ी के जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ किया जाएगा। भाजपा और शिवराज सिंह की सरकार सबसे पहले गरीबों के लिए है। कोल समाज के निर्धन भाइयों के घर की जरूरत पूरी करने के लिए एक सर्वे के बाद हम भू अधिकार भू अधिनियम के तहत सबको आवासीय जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। मैं आज अत्यंत प्रसन्न हूं। ये कोल समाज वो समाज है जब भगवान राम को वनवास हुआ था और वनवास के लिए जंगल में गए थे तो भगवान राम को भी फल फूल और आश्रय देने का काम कोल समाज ने ही किया था। ये मैं नहीं कह रहा, तुलसीदास जी ने लिखा है, यह सुधि कोल किरातन पाई हर से जनुनव निधि घर आई कंद मूल फल भर भर दोना चले रंग जन लूटन सोना। भगवान राम के आगमन का समाचार मिला। भैया सीता, मैया सीता, भैया लक्ष्मण जैसे जंगल में आए तो कोल समाज के लोग इतने हर्षित हुए जैसे उन्होंने नव निधि पाली हो और भगवान को भूख लगी होगी, उनके भोजन के इंतजाम करना पड़ेगा। ये सोच के कंद मूल इत्यादि भर भर के दोनों में और भगवान के पास पहुंचे। सबसे पहले कोल समाज के हमारे बहन और भाई पहुंचे और केवल इतने ही नहीं, उनकी पर्णकुटी बननी थी। वनवास पर रहने के लिए कुटी बननी थी तो उसके बारे में भी तुलसीदास जी लिखते हैं, कौल किरात बेश सब आए रचे परंतरन सदन सुहाए बरन न जाए मंजु दुई साला एक ललित लघु एक विशाला। ये कौल समाज के ही भाई बहन थे जिन्होंने दिव्य पत्तों और घासों से सुंदर घर बना दिए। 2 घर बनाए, 2 सुंदर कुटिया, एक बड़ी कुटिया भगवान राम और मैया सीता के लिए, एक छोटी कुटिया लक्ष्मण जी के लिए। अरे तुमने तो भगवान को भी घर दिए हैं कौल समाज के बहनों और भाइयों। हमारे जितने भाई बहन गरीब हैं कौल समाज के हैं, उनके पास रहने की जमीन उनकी होनी चाहिए तो हर एक को जमीन का मालिक पट्टा देके बनाया जाएगा। ये बुनियादी जरूरत है। और हमने मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना चलाई जिसमें तय किया कि जिनके पास जमीन रहने की नहीं है उनको व्यवस्थित पट्टा और कब्जा देके जमीन का मालिक बनाएंगे। जून के प्रथम सप्ताह में आप तारीख तय कर लो, मेरी तारीख ले लो, कोलगढ़ी का पुनर्निर्माण का शिलान्यास कर दिया जाएगा। केवल कोलगढ़ी नहीं बनेगी, आप बैठिए, केवल कोलगढ़ी नहीं बनेगी, हम कौल समाज का सम्मान वापस लौटाने का काम करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग स्वयं भू बने बैठे थे कमलनाथ भावी नेता है, अवश्य भावी है। कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस की जरूरत है। पवन खेड़ा के इस तहत के बयान ने इन सब पर पानी फेर दिया। यह बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है कि प्रदेश कांग्रेस में 26 मई को जो बैठक है उसमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन भावी मुख्यमंत्री है। अब ये स्वयंभू जो बने बैठे थे कि भावी मुख्यमंत्री हैं, भावी नेता हैं, अवश्यंभावी हैं, मध्य प्रदेश के कांग्रेस की ज़रूरत है, और खेरा ने इस सब पे पानी फेरा है। अब ये बात उनने स्पष्ट कर दी है और इसलिए आप ये तय मान के चलिए अब 26 तारीख की जो बैठक है ना, ये भावी वगैरह सब स्पष्ट हो जाएगा। राहुल गांधी भूले थोड़ी होंगे किस तरह से उनसे 2 लाख के कर्जे का झूठ बुलवाया था मध्य प्रदेश,
और उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कैसी किरकिरी कराई थी कमलनाथ जी ने। इसलिए कमलनाथ जी को समझ आ जाना चाहिए कि ये जनपद 10 जनपद का इशारा है कि आपको उसने खेरा ने आके पानी फेर दिया है। केरल सरकार बड़े बड़े विज्ञापन दे रही है, दिल्ली में बड़े बड़े अखबारों में। केरल सरकार ने जो आरएसएस की शाखाएं लगती थी मंदिरों में, उनको बेल लगाने का कहा है, क्या है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। राष्ट्र भक्तों पर बैन लग रहा है। वहां बड़े बड़े विज्ञापन भी द केरला स्टोरी जो आ गई है मार्केट में, उसके कारण हो रहा है। और दूसरी बड़ी गलती ये है, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है कांग्रेस की, अब ये पूरा देश समझ रहा है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से राष्ट्र भक्तों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। सर, कांग्रेस कह रही है कि अब की बार बंटाधार 200 के पार खुद ही बंटाधार बता रहे। अच्छा, आप बताओ, बंटाधार बोलते ही किसकी छवि आपके दिमाग में आती है? मैं इस जिम्मेदार कुर्सी पर बैठकर कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी का चेहरा और मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ही होंगे। गृह मंत्री जी जो प्रश्न पूछवाते हैं उससे वो संतुष्टि हासिल कर लें कुछ दिनों की ओर, और उसके बाद देखिएगा कि क्या क्या होता है। मध्य प्रदेश भर में मुख्यमंत्री निवास पर होने वाले सम्मेलन में जुटेंगे फुटकर, फुटपाथ विक्रेता और हाथ ठेला चालक। 29 मई को होंगे सम्मेलन में शामिल। मंत्री भूपेंद्र सिंह मध्य प्रदेश को 50 साल पीछे ले जाने वाले दिग्विजय सिंह हैं। वह जो भी काम करेंगे उससे कांग्रेस का ही बंटाधार होगा, यह जनता जानती है। इंतजार हो रहा है कर्मचारियों का डीए को लेकर, महंगाई भत्ते को लेकर, कह रहे हैं कि लंबा इंतजार हो गया, केंद्र ने जनवरी में दे दिया, अभी तक मध्य प्रदेश में लागू नहीं। देखिए, जितना कर्मचारियों के हित में मध्य प्रदेश की सरकार ने काम किया है उतना मध्य प्रदेश में कभी नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी जितना कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील है, कर्मचारियों का सम्मान, उनका वेतन, समय समय पर डीए ये सब हमारी सरकार ने दिया है। कांग्रेस के समय शिक्षा कर्मियों को, दिग्विजय सिंह के समय शिक्षा कर्मी था नाम, और 500 रुपये मिलते थे। हमारी सरकार ने उनको शिक्षा कर्मी से अध्यापक का नाम दिया, गुरुजी का नाम दिया, और आज उनको 40,000 रुपये मिल रहे हैं जिनको 500 मिलते थे। तो इससे बड़ा कर्मचारियों के हित में, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, इससे बड़ा और क्या निर्णय हो सकता है? जिनको 500 मिलते थे उनको आज 40,000 मिल रहे हैं। तो कर्मचारियों की ये सरकार है, कर्मचारियों का सम्मान और कर्मचारियों को जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो सारी सुविधाएं मध्य प्रदेश की सरकार, चाहे वेतन हो चाहे बाकी हो, सब देने का काम कर रही है। घोषणा की है, ये प्रक्रिया कब तक और कैसे पूर्ण होगी सर? इसको लेकर किस तरह की विभागीय प्रक्रिया रहेगी सर? देखिए, एक निर्णय तो हम लोगों ने काफ़ी पहले कर लिया था। दिसंबर 2016 तक की जो कॉलोनियाँ हैं, ऐसी लगभग 7700 कॉलोनियाँ थी, तो इनको तो हम लोगों ने पहले ही वैध करने की कार्रवाई शुरू कर दी थी, और इसमें से लगभग आधी कॉलोनियाँ वैध हो गई हैं, और जो शेष कॉलोनियाँ हैं वो भी 15 जून तक वैध, इसी 15 जून तक हो जाएंगी। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उसकी जो कट ऑफ डेट है, वो डेट अब उन्होंने 31 दिसंबर 2022 कर दी। इससे लगभग 2500 कॉलोनियाँ और लाभान्वित होंगी। उनका भी हम लोग प्रयास करके और उन कॉलोनियों को भी हम लोग शीघ्र लीगलाइज करेंगे। तो सभी कॉलोनियाँ लगभग आधी तो हो गई है, आधी 15 जून तक हो जाएगी, और जो शेष रह जाएंगी वो भी हम लोग जल्दी पूर्ण करेंगे। स्पष्ट नहीं है कांग्रेस में, और दूसरी तरफ कांग्रेस ये भी कह रही है कि बीजेपी में समन्वय नहीं है। जी, पवन खेड़ा कह रहे हैं कि कांग्रेस का चेहरा स्पष्ट नहीं है, अभी बाद में तय हो जाएगा, हम तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। और फिर कांग्रेस ये सवाल भी उठाती कि बीजेपी में समन्वय नहीं।
देखिए, कांग्रेस की क्या हालत है मध्य प्रदेश में, ये सबको मालूम है। और ये बात भी सही है कि जो पवन खेड़ा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है, तो ये बात भी सही है। वो स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं जिसके नाम पर चुनाव लड़ा जा सके, और इसलिए कांग्रेस की जो हालत है वो स्वयं बता रहे हैं। और दूसरी तरफ कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। वो दिन में 10 बार कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और ठीक कर दूंगा। तो सत्यता क्या है ये तो पवन खेड़ा जी बता पाएंगे। तो कांग्रेस की ये हालत है। देखिए, चुनाव के लिए 3 चीजें आवश्यक होती हैं। एक तो मुद्दे, दूसरा नेता, तीसरा संगठन। ना कांग्रेस के पास नेता है, ना मुद्दे है, ना संगठन है, और इसलिए कांग्रेस कहीं से भी चुनाव के मैदान में मुकाबला नहीं कर पाएगी। जबलपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में आज जिला योजना समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव के द्वारा जिले के अहम मुद्दों को लेकर शहर के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से चर्चा की गई। वहीं जनप्रतिनिधियों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में हो रही समस्याओं से मंत्री भार्गव को अवगत कराए, जहां समस्याओं के निराकरण को लेकर चर्चा कर आगामी रणनीति इस दौरान बनाई गई। वहीं पेयजल योजना, सड़कों के निर्माण, पीएम आवास योजना जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर कार्य योजना बनाई गई। वहीं बैठक में मौजूद कांग्रेस विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को भी प्रभारी मंत्री के सामने रखा, जहां प्रभारी मंत्री विधायकों और जनप्रतिनिधियों की बातों को सुनते हुए उनके क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया है। बैठक में बड़ा लंबा विचार, क्या मुख्य मुद्दे उठाए गए, क्या आप सभी लोगों को जानकारी है कि जिला योजना समिति जो है इसका गठन हमारी जो जिला पंचायत जनपद है उनके चुने हुए प्रतिनिधि इसमें आते हैं, नगरीय निकायों के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, तभी जिला योजना समिति का पूर्ण रूप से गठन हो पाता है। अभी कुछ महीनों पहले इन संस्थाओं के चुनाव हुए, उन चुनाव के बाद में फिर उन्हीं में से जिला योजना समिति के सदस्यों के चुनाव हुए। इसी कारण से विलंब हुआ। हम अधिकारियों के साथ बैठ के जिला योजना समिति नहीं कर सकते, उसका संपूर्ण स्वरूप नहीं होता और वो वैधानिक भी नहीं होती। ऐसे तो मैं और एसपी कलेक्टर बैठ के बैठक कर सकते हैं, 1-2 अधिकारी और बैठ जाएंगे, लेकिन वो वैधानिकता नहीं होती उसमें जब तक जनप्रतिनिधि ना बैठे, वो समस्याएं ना बताएं। अब कितने पार्षदों के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, नगर निगम के भी हैं, नगरीय निकायों के, नगर पालिका, नगर पंचायत के, जिला पंचायत से भी आए, बहुत से बैठे, आप लोगों ने देखे होंगे, जनपदों से भी चुन के आए, तभी जिला योजना समिति का अर्थ होता है। समस्याएं तभी मालूम चलती हैं जब सदस्य उठाते हैं, यही कारण था और अन्य कोई कारण नहीं। भाई साहब, कांग्रेस मुद्दे उठाए गए आज कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के विधायक भी शामिल हैं। सभी सदस्यों ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी, कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने भी, और इसके साथ में जैसा मैंने कहा नगरीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं से जो भी प्रतिनिधि आज बैठक में आए, सभी ने अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित और पूरे जबलपुर शहर से संबंधित अनेकों महत्वपूर्ण विषयों को उठाया है। आज हमने कई निर्णय भी किए हैं, फैसले भी किए हैं, जो कि अधिकारियों के ऊपर बाध्यकारी होंगे। अगले बार 1 या 1.5 महीने के अंतराल से मैं पुनः बैठक करूंगा और पालन प्रतिवेदन में उनसे मांगूंगा। किस तरह के निर्णय लिए गए सर? अब उसमें निर्णय काफ़ी हुए, दर्जनों फैसले हुए हैं, और शहर से संबंधित कई योजनाओं के, पेयजल योजनाओं के, पानी की निकासी के, ड्रेनेज के संबंध में, सड़कों के संबंध में, आरटीसी की सड़कों के संबंध में, उपार्जन के संबंध में, बिजली की संबंध में, बिजली के बिलों के संबंध में, अनेकों संबंध जो हमारे साथी थे, इंदु भाई, सभी लोगों के साथ में, और जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं, हमारी विधायिका भी हैं, तो सभी लोगों के साथ में, और बाकी कांग्रेस के चारों विधायक उपस्थित थे। बहुत ही प्रभावी और परिणामदायक बैठक
आज जिला सर इतना विलम्ब क्यों हो गया? इतना विलम्ब क्यों हो गया? 2 जनवरी और ज़्यादा होना चाहिए क्या आज की बैठक का? हाँ, आज विलम्ब इतना समय क्यों लग गया? 4 साल बाद हो रही, 3 साल बाद बैठक। विषय ये है कि लंबे समय से बैठक नहीं हुई थी, तो पिछली बैठक में जो निर्णय लिए गए थे उनका पालन प्रतिवेदन आधा समय तो इसमें लगा कि किन किन बातों का पालन हुआ अथवा नहीं हुआ, जैसी कि परंपरा है। इसके बाद में नए काम जो आज के एजेंडा में लिए गए और नए कामों के बारे में तस्दीक की। मतलब कांग्रेस का आरोप है कि 3 साल बाद योजना समिति की बैठक हुई, आज भी वही बात रिपीट की 3 साल पहले कहा था कि काम हो रहा है, काम करवाया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, मैं तो 40 साल से विधायक हूँ, मंत्री भी हूँ 18-19 साल से, तो जिला योजना समिति की मैंने करीब सैकड़ा से ज़्यादा व्यक्तियाँ और भी ली हूँ। लेकिन जिला योजना समिति का जब तक पूरी तरह से गठन नहीं हो जाता है तब तक हम बैठक किसके साथ में करेंगे? कलेक्टर एसपी के साथ में तो हम कभी फ़ोन से बात कर सकते हैं, कभी भी सर्किट हाउस में बैठक कर सकते हैं। जिला योजना समिति का पूरी तरह से गठन, और अभी तो इसमें राज्य सरकार की तरफ से सदस्य नामजद होना, अभी सदस्य वो नामजद भी नहीं हुए, उनके लिए भी करवाना, तभी उसका संपूर्ण स्वरूप हो। रिकॉर्ड में आ रही है। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि जो नाम के लिए कर्ज माफी हुई थी उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उनको बाध्य करके उनके द्वारा ऋण मुक्ति का प्रमाण पत्र दिला दिया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटियों के अकाउंट में सरकार ने पैसा जमा किया था। सरकार ने अपने बजट में कुल 6,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया था। तत्कालीन सरकार ने, कमलनाथ जी की 6,000 करोड़ रुपए में कोई कर्ज माफी मध्य प्रदेश के लाखों किसानों की नहीं हो सकती। तो जो कोऑपरेटिव समितियों से जो ऋण मुक्ति के प्रमाण पत्र दिलाए गए उसी को ऋण मुक्ति मान लिया गया, और इसी कारण से वो पैसा अभी तक बैकलॉग है, पड़ा हुआ है, मिला नहीं, समितियों के अकाउंट में नहीं गया। कई समितियां डिफाल्टर हो गई, किसान भी डिफाल्टर हो गए। यही कारण रहा कि वो जो आंकड़ा है वो इसी कारण से प्रामाणिक नहीं बन पाया। बरगी विधानसभा विधायक संजय यादव का बयान, जिला योजना समिति की बैठक में हो रही ग्रामीण क्षेत्रों की अनदेखी, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। ग्रामीण क्षेत्रों में गौशालाओं को नहीं दिया जा रहा बनने, गांव-गांव बिक रहा शराब, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों में हुई हैं गंभीर। 4 साल में पहला और आखिरी जिला योजना समिति की बैठक, उसके बाद नहीं मिलेगा भाजपा सरकार को मौका। 2023 में बेनगी कांग्रेस की सरकार। जिला योजना समिति में विश्वास नहीं हो, सामूहिक नेतृत्व में काम नहीं करने चाहिए। मेरे इसके जवाब में है पालन प्रतिवेदन कि आज जिला योजना समिति की पहली बैठक है भाजपा की इस कार्यकाल की और आखिरी बैठक। इनको इसके बाद कभी मौका नहीं मिलना जिला योजना समिति बैठक का। हम लोग तो हर महीने लेंगे। इन्होंने कहा, हमने पूछा था कि गौशाला, इन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमने इतनी गौशाला बरगी विधानसभा बनाई और इतनी रोक दी, देख लीजिए ले लो। और अब शासन के पत्र के अनुसार 11/11/2020 को मध्य प्रदेश शासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पत्र आया है कि हमने प्रतिबंध लगा दिया, हम गौशाला नहीं बनाएंगे। ये स्वीकार कर रही है गौ माता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार, कह रहे हम गौशाला नहीं बनाएंगे। फिर ये कहते हैं किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। आदरणीय अजय बिश्नोई जी के जवाब में सरकार जवाब देती है कि जबलपुर के 21,013 किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, जिसका 102 करोड़ रुपए 95 लाख कर्जा माफ़ हुआ। ये सरकार ने स्वीकारा है, ये सरकार ने स्वीकारा है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मामा की जो सरकार है, वो 100% कमीशन की सरकार है। हमारी सहपुरा जनपद में 100% कमीशन लिया जा रहा, काम होता नहीं है और बिल निकल जाते हैं। इतनी शिकायत करने के बावजूद भी, चूँकि शिवराज जी का संरक्षण है, शिवराज जी सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, घर घर शराब बिकवा रहे हैं, गांव-गांव शराब बिकवा रहे हैं। उनका मूलभूत समस्याओं से कोई सरकार नहीं है। गांव में पीने को पानी नहीं मिल रहा, जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, इसलिए कि वो विभाग है वो मुख्यमंत्री के पास, उसके मुखिया मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री उसके मुख्यमंत्री जी हैं, और केंद्र सरकार से करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की राशि आई है।
इसलिए वो विभाग मुख्यमंत्री ने किसी को नहीं दिया। और आज मुख्यमंत्री जी PHE के माध्यम से, नर्मदा घाटी के माध्यम से 50% कमीशन वाली ये सरकार चला रहे हैं। और ये आखिरी बैठक है, आखिरी बैठक भारतीय जनता पार्टी इसके बाद कभी बैठक नहीं ले पाएगी। प्रभारी मंत्री साहब ने इसकी चर्चा करी? बिल्कुल, लगातार चर्चा चल रही है और अभी बात भी होगी। हमने प्रभारी मंत्री से कहा गांव की ओर चलो, गांव की बात करो, नगर निगम में ना फंसे रहो। तो गांव की बात होगी तो पानी की बात होगी, शिक्षक विहीन की बात होगी, डॉक्टर नहीं है, अस्पतालों की बहुत बुरी हालत करके रखी, अराजकता का वातावरण है। और मैं शुभकामना दूंगा गोपाल भार्गव जी को कि जब अगली सरकार बने हम लोगों की, तब हर महीने बैठक में आए, तब देखना बैठक कैसी होगी। इतने समय बाद बैठक ले रहे हैं, क्या किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, इनमें हिम्मत नहीं, इनने कुछ किया नहीं है, लूटने का काम किया। भाजपा सरकार ने सिर्फ लूटने का काम किया, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं है जनता का सामने करने की, जनप्रतिनिधियों की। जी, कहीं ना कहीं इंदु तिवारी जी ने भी आरोप लगाया है कि जो शराब माफिया हैं उनको कांग्रेस को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शराब महंगी बिकती है उसकी बात करती है, हम बात करते हैं गाँव-गाँव बिकती है उसकी बात करते हैं। इंदु तिवारी जी ने जो पत्र दिया है, महंगी शराब नहीं बिकना चाहिए, वो चाहते शराब सस्ती हो, हम चाहते शराब गांव-गांव ना बिके। ये फ़र्क है हम में भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि हम कहते हैं 12 शिवराज 13 खेल, दारू सस्ती महंगा तेल। जबलपुर पुलिस ने IPL क्रिकेट मैच के दौरान सट्टा लगाने वाले 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक सटोरिया भागने में सफल रहा है। गोहलपुर थाना प्रभारी विजय तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जब तीनों लोग नौसाद अली, प्रयाग राहुल श्रीवास्तव सटोरियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की तो उन्होंने कुख्यात सट्टा किंग दिलीप खत्री द्वारा लिंक देकर सट्टा खिलाने की जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक गोहलपुर थाना अंतर्गत गाजी नगर के एक मकान में IPL का सट्टा खिलवाया जा रहा था। मुखबिर द्वारा जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, सूचना की तस्दीक करने के बाद पुलिस ने टीम बनाकर गाजीनगर में दबिश दी, जहां 3 युवक IPL मैच के दौरान हर बाल पर दाव लगाते हुए मिले, जबकि पुलिस को देखते ही एक सटोरी मौके से भाग गया। पुलिस ने सटोरियों के कब्जे से 9 मोबाइल और लाखों रुपए का हिसाब किताब जब्त किया है। IPL का रेड किया है, कहां से किया है? ये गाजीनगर में एक IPL का सट्टा रेड किया गया है। तो इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो ऑपरेशन शिकंजा चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत सूचना मिली थी कि ये गाजीनगर में कोई दिलीप खत्री के गुर्गे यहाँ पे सट्टा खिला रहे हैं, जिसकी सूचना के आधार पर उसमें रेड किया गया है, जिसमें 2.5 लाख रुपए करीब का मसरूका, जिसमें 9 मोबाइल हैं, 8 एंड्रॉयड मोबाइल और एक कीपैड मोबाइल, एक लैपटॉप और 5,500 रुपये नगद इस तरीके से बरामद किया। 1,40,000 करीब का हिसाब भी प्राप्त हुआ है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो भी उसमें कितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, एक फरार है उसमें। क्या नाम है उनके? तो वो दिलीप खत्री जो है। और उनके अन्य अलावा उसके अलावा जो साइबर डिटेल्स हैं, साइबर टीम लगी हुई है, वो डिटेल्स निकाल के अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए बने रहे न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।